Acabamos burada. Vamos, hola. Exactamente, inshallah, rayos, tío. पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दिया है। इस स्ट्राइक में 15 अफगानी नागरिकों की मौत की खबर है। बीते कुछ समय से पाक अफगानिस्तान सीमा पर तनाव बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते भी काबुल में एयर स्ट्राइक किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। तालिबान ने पाक सीमा पर मोर्चा खोल दिया और कई पाक चौकियों पर कब्जा कर लिया। बदले में पाकिस्तान ने भी कई तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया। इस बात को 2 दिन भी नहीं बीते थे कि पाकिस्तान ने एक बार फिर हवाई मोर्चा खोल दिया है। अब सीमा पर फिर से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। क्या है इसकी कहानी, जानेंगे। इसके अलावा बात उस भारतीय अमेरिकी शख्स की करेंगे जिसे कभी ट्रंप राजदूत बनाना चाहते थे, लेकिन अब उसे अमेरिका ने ही जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुए गैंगरेप में एक नया सीसीटीवी सामने आया है, जिसके बाद कहानी में ट्विस्ट आ गया है। आखिर में बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कौन है वो उम्मीदवार, किसे मिला और किसका कटा टिकट, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं आज का दिन। पहली खबर अफगानिस्तान से है। 15 अक्टूबर 2025, जगह काबुल। अफगान अधिकारियों ने दावा किया कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 15 आम नागरिकों की मौत हुई है और 80 से ज़्यादा लोग घायल हैं। यह हमला कंधार के स्पिन बोल्दक इलाके में हुआ, जहां रात भर दोनों देशों की बॉर्डर फोर्सेस के बीच झड़प चली। अफगान अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान ने मोर्टार और रॉकेट से हमला किया। स्थानीय सूचना विभाग के प्रवक्ता अली मोहम्मद हकमल ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में महिलाएं और बच्चे भी मारे गए। स्पिन बोल्दक अस्पताल के अधिकारी अब्दुल जान बरक ने बताया कि घायल लोगों में कई की हालत नाजुक है। वहीं तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर बिना किसी उकसावे के हमला करने का आरोप लगाया और कहा कि अफगान बलों ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी पोस्ट को कब्जे में ले लिया। तालिबान प्रवक्ता के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से भारी हथियारों से हमला किया गया, जिसमें कई घर तबाह हुए। पाकिस्तान अपनी जमीन और लोगों की रक्षा करेगा। वहीं इस मामले पर पाकिस्तान की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक ये हमला कुर्रम जिले से अफगान ठिकानों पर किया गया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते काबुल में हुए धमाकों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। अफगान पक्ष का आरोप है कि इन धमाकों के पीछे पाकिस्तान की भूमिका थी और यही वजह है कि सीमा पर हालात अचानक बिगड़ गए। स्पिन बोल्दक और आसपास के इलाकों में हालात फिलहाल तनावपूर्ण हैं। बाजार बंद हैं, लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों की ओर जा रहे हैं। कई राहत संगठन घायलों की मदद में जुटे हैं। ये झड़प ऐसे वक्त में हुई है जब क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर पहले से अस्थिरता बनी हुई है। पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगा रहा है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन पर पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी को पनाह दे रहा है, जबकि काबुल इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। क्षेत्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस संघर्ष का असर भारत पाकिस्तान संबंधों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत ने हाल ही में तालिबान के साथ अपनी बातचीत बढ़ाई है और काबुल में अपने तकनीकी मिशन को अपग्रेड करने की घोषणा की है। भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर झड़प पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन सुरक्षा हलकों में इस घटना पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी मीडिया में सुबह से एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है, एशले टेलिस। भारतीय मूल के इस नामचीन अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका की नेशनल डिफेंस से जुड़ी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने पास गैरकानूनी तरीके से रखे थे। 64 साल से एशले जे टेलिस अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में सीनियर फेलो और टाटा चेयर और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के पद पर थे। वीकेंड में एफबीआई ने उन्हें हिरासत में लिया। जांच एजेंसीज का कहना है कि टेलिस ने अमेरिकी कानूनन 18 यूएससी 793E का उल्लंघन किया है, जिसमें रक्षा से जुड़े क्लासिफाइड दस्तावेजों को बिना अनुमति रखना या इस्तेमाल करना अपराध है। वहीं अमेरिकी अटर्नी लिंडसे हेलिगन ने प्रेस रिलीज जारी
करते हुए कहा, ये घटना देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए गंभीर खतरा है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ये भी देख रही हैं कि क्या टेलिस ने चीन के अधिकारियों के साथ किसी संवेदनशील जानकारी पर चर्चा की थी। हालांकि अब तक किसी जासूसी के सीधे सबूत नहीं मिले हैं। अगर कोर्ट में आरोप साबित हो जाते हैं तो टेलिस को 10 साल तक की जेल और $2.5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। हालांकि फिलहाल अदालत ने साफ किया है कि टेलिस को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाएगा। अब जरा जानते हैं कि आखिर कौन है एशले टेलिस। दक्षिण एशिया और अमेरिकी विदेश नीति के मामलों में वो वॉशिंगटन के सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के कार्यकाल में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में स्पेशल असिस्टेंट और सीनियर डायरेक्टर फॉर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड साउथ वेस्ट एशिया के तौर पर काम किया। यही वो दौर था जब भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें टेलिस की अहम भूमिका बताई जाती है। वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सीनियर एडवाइजर भी रह चुके हैं। सरकारी सेवा से पहले टेलिस रैंड कॉरपोरेशन में सीनियर पॉलिसी एनालिस्ट और प्रोफेसर के रूप में काम करते थे। उनकी लिखी किताबें स्ट्राइकिंग एसिमेट्रीज, न्यूक्लियर ट्रांजिशंस इन सदर्न एशिया और रिवाइजिंग यूएस ग्रैंड स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स चाइना को अमेरिकी स्ट्रैटेजिक लिटरेचर में क्लासिक माना जाता है। वो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज जैसे ग्लोबल संगठनों से भी जुड़े हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी अब उनके उन प्रोफेशनल इंटरैक्शन की जांच कर रही है जिनमें उन्होंने चीन अधिकारियों से मुलाकात की थी। हालांकि इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं है कि उन्होंने कोई संवेदनशील जानकारी साझा की हो। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। दुर्गापुर रेप केस में सबसे बड़ा मोड़ सीसीटीवी फुटेज से सामने आया है। वीडियो में 23 साल की एमबीबीएस छात्रा और उसका दोस्त एक साथ कॉलेज से बाहर निकलते दिखे, लेकिन कुछ देर बाद दोस्त अकेले लौट आया। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा बाहर गया और करीब 9:30 बजे छात्रा के साथ वापस आया। इस फुटेज के बाद पुलिस ने उसी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया, जो अब केस का छठा आरोपी है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि अब तक की जांच और मेडिकल रिपोर्ट्स में गैंगरेप के सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा, जांच और मेडिकल रिपोर्ट से एक ही व्यक्ति की संलिप्तता सामने आई है, बाकी की भूमिका की जांच जारी है। पीड़िता का दोस्त भी शक के घेरे में है। पुलिस ने बताया कि आरोपी छात्र को 11 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। उसके बयान में कई विरोधाभास मिले, जिसके बाद मंगलवार को उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक घटना की रात छात्रा और उसका दोस्त लगभग 7:54 पर कैंपस से बाहर गए। 8:42 पर दोस्त अकेले लौटा और 8:48 पर दोबारा बाहर गया और 9:29 पर छात्रा के साथ वापस आया। इसके बावजूद उसने किसी को कुछ नहीं बताया। पुलिस का कहना है कि रेप के बाद आरोपी ने पीड़िता के फोन से उसके दोस्त को कॉल किया और मोबाइल लौटाने के बदले 3000 रुपए मांगे। बाद में फोन एक आरोपी से बरामद हुआ। पीड़िता के पिता ने भी पुलिस में शिकायत करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि उसकी बेटी का दोस्त भी इस मामले में शामिल है। वो ही उसे बाहर लेकर गया था। ये सब पहले से प्लान किया गया था। इससे पहले 5 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद की जांच में मेडिकल रिपोर्ट्स और बयानों में विरोधाभास मिला। पुलिस अधिकारी के मुताबिक पीड़िता ने पहले डॉक्टर को बताया कि एक व्यक्ति ने हमला किया। बाद में पुलिस को कहा कि 5 लोगों ने गैंगरेप किया, लेकिन सबूत गैंगरेप की पुष्टि नहीं करते। मामले ने अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पीड़िता के पिता से बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। ओडिशा महिला आयोग की टीम भी दुर्गापुर जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि छात्रा इतनी रात को बाहर क्यों गई थी, जिस पर विपक्ष ने उन्हें घेर लिया। ओडिशा बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा कि ममता की बात तथ्यों से मेल नहीं खाती। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस केस में हस्तक्षेप करते हुए अस्पताल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई है और पुलिस को अस्पताल के बाहर सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। फिलहाल पीड़िता दुर्गापुर के IQ सिटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है। उसका परिवार उसे ओडिशा ले जाने की अनुमति मांग रहा है। पुलिस ने कहा कि फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतजार है। आरोपी छात्र को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आखिर में बात होगी बिहार चुनाव को लेकर।
बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं और सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने बुधवार को अपने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। ये कदम तब उठाया गया जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर अंदरूनी खींचतान चरम पर है। इस लिस्ट के जारी होते ही चुनावी रण की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। जेडीयू की इस पहली सूची में अनुभवी नेताओं को बरकरार रखने के साथ ही कुछ ऐसे दांव भी चले गए हैं जो सीधे तौर पर सहयोगी दलों खासकर चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को चुनौती देते दिख रहे हैं। बाहुबली नेता अनंत सिंह को मोकामा सीट से टिकट दिया गया है जो राजनीतिक गलियारों में पहले से ही चर्चा का केंद्र थी। इसके अलावा जेडीयू ने अपने कद्दावर नेताओं पर भरोसा जताया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को नालंदा से, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को महनार से और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी को सराय रंजन से मैदान में उतारा गया है। पार्टी द्वारा जारी की गई 57 उम्मीदवारों की पहली सूची आपकी स्क्रीन पर है, जिसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। लिस्ट में 4 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं जिन पर पहले चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास ने दावा ठोका था। ये साफ है कि जेडीयू सीटों के बंटवारे पर अपना रुख कड़ा रखना चाहती है, भले ही इसके लिए गठबंधन में अंदरूनी मतभेद बढ़े। ये कदम 101 और 101 सीटों पर लड़ने के फॉर्मूले के बावजूद एनडीए के भीतर बढ़ते अधिकार क्षेत्र की लड़ाई को दर्शाता है। जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा ने इस घोषणा के साथ ये दावा भी किया है कि विपक्षी महागठबंधन अभी तक सीट बंटवारे पर फैसला नहीं कर पाया है। उनका कहना है कि जहां जेडीयू अपनी तैयारी में तेजी ला चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार से चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं, वहीं विपक्षी खेमे में अभी भी भरोसे की कमी और टिकट की खींचतान जारी है। जेडीयू ने यह भी कहा है कि उनकी दूसरी लिस्ट अगले कुछ दिनों में जारी कर दी जाएगी। दूसरी ओर बीजेपी पहले ही मंगलवार को अपने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है, जिसमें उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार और सम्राट चौधरी तारापुर समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। जबकि विपक्षी खेमे से जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी 65 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करते हुए चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है और 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। जेडीयू के इस पहली सूची ने अब बिहार के चुनावी रण को गर्म कर दिया है। आज का जस्ट के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बने रहिए जस्ट के साथ। शुक्रिया।